डेट है आज 23 दिसंबर 2020 और हम अपना करंट अफेयर करने के बाद इसके बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और कुछ लास्ट डे पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो हमने पिछले दिन करंट अफेयर किया था और इस पे बेस्ड। तो पहले करंट अफेयर देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? स्टेटस ऑफ लेपर्ड रिपोर्ट। अभी लेपर्ड रिपोर्ट रिलीज़ की है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लोक अदालत अभी न्यूज़ में रहा है, तो लोक अदालत क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंगेला इन्फेक्शन, इसके बारे में देखेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ये स्कीम क्या है। और NIIF अभी न्यूज़ में रहा है, इसे पढ़ेंगे। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। शाहीन 9 क्या है इसे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वाडा। वाडा के बारे में न्यूज़ है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इसके बारे में देखेंगे। फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, ये क्या है इसे देखेंगे। और गुरुद्वारा रकबगंज साहिब, ये गुरुद्वारा न्यूज़ में था, इससे रिलेटेड न्यूज़ पढ़ेंगे। एंड लास्ट वन, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक है लेपर्ड रिपोर्ट। ये है जी लेपर्ड, ये जो टाइगर की तरह दिखता है हल्का हल्का सा, लेकिन ये इसका नाम क्या है? लेपर्ड, लेपर्ड बोलते हैं इसे। अभी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने रिपोर्ट रिलीज़ की है, इसलिए न्यूज़ में था ये। क्या रिपोर्ट में क्या आया है? रिपोर्ट में आया है कि इनकी जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है ना, ये 60% राइज हो गई है, बढ़ गई है। 60% राइज हो गई है। और कितनी हो गई है? 12,852 इतने लेपर्ड हो गए हैं इंडिया में। ये इंडिया की रिपोर्ट है। और सबसे ज़्यादा किस में है? 3 स्टेट में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 3421, कर्नाटक में 1783 और महाराष्ट्र में 1619। तो ये इन 3 जो स्टेट हैं इनमें सबसे ज़्यादा लेपर्ड हैं। लेपर्ड के साइंटिफिक नेम क्या है? लेपर्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लो थोड़ी। क्या है साइंटिफिक नेम, क्या है लेपर्ड का? पंथेरा पार्डस। क्या है? पंथेरा पार्डस। और ये जो एक्ट है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडिया का एक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, 1972 में पास हुआ था। इसे रट्टे मार लेना बिल्कुल। ये क्या है कि जो इस एक्ट में शेड्यूल 1 में इसको लिस्टेड किया गया है। किसको? लेपर्ड को। इसके कई शेड्यूल हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे शेड्यूल हैं इसमें, इस एक्ट में। ये कानून पास किया था इंडिया ने 1972 में, तो उस शेड्यूल में लिस्ट इसे शेड्यूल 1 की कैटेगरी में रखा गया है। जो शेड्यूल 1 की कैटेगरी में लिस्ट किए जाते हैं एनिमल्स, उन्हें हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है, बहुत ज़्यादा उन्हें सुरक्षा दी जाती है। और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। साइट्स क्या है? ये भी क्या है? स्पीसीज़ के लिए फोना और फ्लोरा दोनों। फोना मतलब एनिमल्स, फ्लोरा मतलब प्लांट्स। स्पीसीज़ के लिए कंजर्वेशन के लिए काम करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। साइट्स के बारे में मैंने पिछले अपने लेक्चर में भी अच्छे से पढ़ाया है। लिस्टेड एज वनरेबल ऑन दी IUCN रेड लिस्ट। IUCN की रेड लिस्ट में ये वनरेबल लिस्ट में है। किस कैटेगरी में? वनरेबल। IUCN को मैंने लास्ट लेक्चर में ही 22 दिसंबर के लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया। आप प्लेलिस्ट में जाके 22 दिसंबर का लेक्चर देख लीजिए। IUCN के बारे में फुल डिटेल में बताया है। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो उस इसमें ये एक वनरेबल भी कैटेगरी होती है, तो इसे वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है IUCN की में। इसमें सिर्फ इतना ही था। ये 9 स्पीसीज़ लेपर्ड की रिकॉग्नाइज़ की गई हैं जो अफ्रीका और एशिया में पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है जी लोक अदालत से रिलेटेड। लोक अदालत क्या है? अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि कर्नाटक जो हाई कोर्ट है और कर्नाटक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसने एक इतिहास बना दिया है। किस चीज़ का? हिस्ट्री क्रिएट की है उसने। एक दिन में 19 दिसंबर को 2,61,882 केसेस को
इतने सारे केसेस को, इतना सारे मामले का एक दिन में निपटारा कर दिया, सेटलमेंट कर दिया है, इसलिए न्यूज़ में था। कर्नाटक में एक ही दिन में 19 दिसंबर को। और इसने 2 लाख लगभग 61,000 2,61,000 केसेस का निपटारा करके लगभग 12.717% केसेज हैं वो रिडक्शन कर उनका में कमी कर दिए, रिडक्शन कर दिया उनका, जो पेंडिंग थे बहुत समय से। इससे ये देखो जी, इसने इतना जो टोटल अवार्ड था 669.95 करोड़ रुपए का, जो कंपनसेशन दी गई है इसके, जो केसेस ये निपटारा किया है एमिकेबली। एमिकेबली का मतलब होता है जी फ्रेंडली कंप्रोमाइज़ करवाती है लोक अदालत। कौन कौन से केसेस इसने सॉल्व किए, जो रिलेटेड थे लैंड एक्विजिशन से, सिविल मैटर के केस थे, एक्सीडेंट क्लेम्स वगैरह व्हीकल के, तो इनके केसेस को इसने रिजॉल्व किया है, जिसमें लगभग इतनी राशि कंपनसेशन के तौर पे अवार्ड की गई है, 669 करोड़ लगभग। नेक्स्ट क्या जी इसमें, ये इसको के सेटलमेंट के थ्रू लगभग इतने करोड़ रुपए इन्होंने एज ए फाइन के रूप में, जिनका केस मतलब निपटारा किया है, जो दो पार्टी थी, मान लो विक्टिम था और जिसने क्राइम था वो किया था, ये भी इनसे फाइन के तौर पे इतनी राशि लोक अदालत ने इतनी राशि को रेवेन्यू कमाया है, 41 करोड़ रुपीज़ एक दिन में। लोक अदालत होती क्या है, ये तो कोई काम का नहीं है कि कितनी राशि, कितनी धन उसने कमाया और कितने उसने कंपनसेशन अवार्ड दिया है, ये कोई रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड क्या है, लोक अदालत होती क्या है, ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लोक अदालत क्या होती है, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेसल मैकेनिज़्म है। अल्टरनेटिव का मतलब है जी वैकल्पिक अल्टरनेटिव विवाद का निपटारा करती हैं। कैसे कि ये क्या है, लोक अदालत बना दी जाती हैं छोटे लेवल पे, जैसे ब्लॉक लेवल पे या विलेज लेवल पे, या फिर विलेज लेवल पे गांव में। तो उनका निपटारा क्या है कि वहीं पे ही कर देती है ये लोक अदालत, कोर्ट में फिर जाना नहीं पड़ता है लोक अदालत से। ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, हमारे संविधान के प्रीएम्बल में दिया गया है कि क्या दिया गया है कि हमारा संविधान है जो सिक्योर करेगा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस एवरी सिटीजन को। तो इसको ये फुलफ़िल करती हैं, इस कंडीशन को, लोक अदालत, क्योंकि जस्टिस प्रोवाइड करती है ना, न्याय प्रोवाइड करती है लोगों को। दूसरा क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A में क्या दिया हुआ है, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का मतलब है जी, मान लो ये पार्टी है, इसके पास वकील, लॉयर हायर करने के पैसे नहीं है, तो क्या है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है पुअर फैमिली से होते हैं, कि इन्हें लॉयर दिया जाए, वकील दिया जाए, ताकि ये अपना केस लड़ सकें। तो ये आर्टिकल 39A को भी फुलफ़िल करती हैं लोक अदालत, जिसमें क्या है, ये सोसाइटी में वीकर सेक्शन के लिए जस्टिस प्रमोट करती हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22(1) को भी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल को भी फुलफ़िल करती हैं। इसमें क्या दिया गया है, आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, इसको भी फुलफ़िल करती हैं। दूसरा नेक्स्ट क्या है, अब ये देख लेते हैं ये कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। देखो जी, ये एक ना एक्ट बनाया गया था 1987 में। कौन सा गवर्नमेंट ने पास किया था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट कब, 1987 में एक्ट बनाया था। तो उस एक्ट के थ्रू ही लोक अदालत को बनाया जाता है। तो ये एक्ट के थ्रू बनी है, तो कौन सी बॉडी हुई, स्टैट्यूटरी बॉडी। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी बहुत बार बताया, जो एक्ट से बनती हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनती हैं
जिसकी प्रोविज़न मान लो संविधान में होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे कि फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जो एक्ट से बनती हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये लोक अदालत क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी, याद रखना कौन सी? स्टैट्यूटरी। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है लोक अदालत की, ये भले ही छोटे लेवल पे अदालत बनती है, छोटी अदालत, लेकिन अगर इसने एक बार जो डिसीजन दे दिया ना, वो फाइनल है, बाइंडिंग है। इनका डिसीजन अल्टीमेट और बाइंडिंग है, ऑल ऑन ऑल पार्टी। बाइंडिंग का मतलब है जी बाध्यकारी, मानना ही पड़ेगा आपको इनका डिसीजन। ये नहीं है आप फिर ये कह दो कि नहीं नहीं हम नहीं मान रहे डिसीजन। बाइंडिंग है इनका डिसीजन, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनते, ये मान लो आप। लेकिन और एक बात और, हाँ, जो इनका डिसीजन इन्होंने दे दिया ना, इस डिसीजन के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। नो अपील, नो अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट मेड बाय लोक अदालत। अगर लोक अदालत ने कोई डिसीजन दिया है, वर्डिक्ट का मतलब होता है जी डिसीजन, फैसला, तो उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते इसके डिसीजन के अगेंस्ट, समझे? लेकिन आप डिसीजन के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, लेकिन आप कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके दोबारा से मुकदमा शुरू कर सकते हो, लिटिगेशन इनिशिएट कर सकते हो दोबारा से। लेकिन हाँ, जो इसने डिसीजन दे दिया ये जाके आप नहीं, अपील नहीं करोगे। अपील का मतलब है कि इसने जो डिसीजन दे दिया उसके अगेंस्ट जा रहे हो आप हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कि हमें इसका डिसीजन मंजूर नहीं है, हम इस डिसीजन को अगेंस्ट केस करना चाहते हैं। अपील तो हो गई ये। और फ्रेश केस स्टार्ट करना चाहते हो आप, मान लो ये चाहते हो कि नहीं हम शुरू से शुरू करना चाहते हैं केस। किससे? शुरू से शुरू, मतलब केस को दोबारा से शुरू करना चाहते हो आप, कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाओगे आप, लेकिन इसके खिलाफ अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट क्या है? अपील नहीं होगी। ये बात याद रखनी है। नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय लोक अदालत। यही लिखा है देखो जिसमें, बट दे आर फ्री टू इनिशिएट लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमा, इनिशिएट शुरू करना, मुकदमा शुरू करना, बाय अप्रोचिंग द कोर्ट ऑफ अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन, बाय फाइलिंग ए केस, बाय फॉलोइंग द रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स इन एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट टू लिटिगेट। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है लोक अदालत में, आप कोर्ट में जाओगे ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे या फिर हाई कोर्ट में जाओगे, तो क्या आपको कुछ फ़ी देनी पड़ती है? चार्जेस लगते हैं जी, फीस लगती है। ऐसे नहीं आप चले गए मुँह उठा के मेरा केस ले लो ना, बिल्कुल फ़ीस लगती है केस दर्ज करने की। लेकिन लोक अदालत में कोई भी फ़ीस नहीं लगती, नो कोर्ट फ़ी पेएबल। जब मैटर इसमें रिजॉल्व होता है लोक अदालत में, कोई नहीं फ़ी लगती। और एक बात और है, मान लो आपका केस इसमें चल रहा है हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने आपका केस लोक अदालत में रेफ़र कर दिया, आपका केस दे दिया लोक अदालत को कि जाओ अपना केस लोक अदालत में कंप्रोमाइज़ करो, सुलझाओ। तो अगर आपका केस लोक अदालत में सुलझ गया, आपका निपटारा हो गया केस का, किसी भी डिस्प्यूट का, तो आपने पहले जब केस हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दर्ज किया था तो आपने फ़ीस दी होगी। लेकिन हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपका मुकदमा क्या है? लोक अदालत में दे दिया, रेफ़र कर दिया, और लोक अदालत ने आपका डिसीजन सुलझा दिया, आप सेटिस्फाई हो गए। तो जो फीस आपने हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी थी ना केस फाइल करने के लिए, तो वो फीस भी आपको वापस कर दी जाएगी, क्योंकि आपका केस ना लोक अदालत ने रिजॉल्व किया है, तो वो फीस भी आपको वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है? बस यही है। अब इसका ये देख लेते हैं क्या नेचर है, मतलब नेचर ऑफ केसेस टू बी रेफर्ड बाय लोक अदालत। कोई भी, किसी भी कोर्ट के पास कोई भी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, तो वो क्या है? लोक अदालत को रेफ़र कर सकती है। रेफ़र का मतलब है कि लोक अदालत को दे सकती है कि जाओ इस केस को लोक अदालत में निपटाओ। नेक्स्ट क्या है? कोई भी ऐसा डिस्प्यूट, एनी डिस्प्यूट विच हैज़ नॉट बीन ब्राउट बिफोर एनी कोर्ट एंड इज़ लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट। कोई भी ऐसा केस है, मान लो अभी कोर्ट में जाना चाहते हो आप या कोर्ट में अभी फाइल करना चाहते हो, तो वो केस भी क्या है?
लोक अदालत में रेफ़र किया जा सकता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखनी है आपको। मान लो कोई केस नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ये देखो कंपाउंडेबल की ये स्पेलिंग है जी। कोई केस नॉन कंपाउंडेबल है तो वो केस ना लोक अदालत में सेटल नहीं किया जा सकता, लोक अदालत में। क्यों? देखो जी, पहले तो ये नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है केस, ये समझो आप। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है जी, मान लो एक बार आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। कुछ केस ऐसे होते हैं कि मान लो आपने केस दर्ज कर दिया, ठीक। मान लो आपने तलाक लेना है आपको अपने स्पाउस से, हस्बैंड या वाइफ से। तो तलाक लेना है तो आपने केस दर्ज किया होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में। लेकिन आपके मन में 6 महीने बाद, जैसे कुछ टाइम देती है कोर्ट, मान लो 5 महीने 6 महीने का, कि आप 5-6 महीने के बाद आपको तलाक दिया जाएगा, आपकी अभी आपने केस फाइल किया है। तो क्या होगा इस केस में, आपका हस्बैंड और वाइफ का दोनों का मन बदल गया कि नहीं हम साथ में रह सकते हैं जी, हम तलाक नहीं लेना चाहते। तो आप क्या करोगे, कोर्ट के पास जाओगे, अपनी अपील वापस लोगे कि भाई साहब हमारी अपील दो। कोर्ट से कहोगे कि हमें तलाक नहीं लेना, हम साथ रहेंगे, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। तो इसे बोलते हैं कंपाउंडेबल केस। क्या बोलते हैं? कंपाउंडेबल, मतलब आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया। कंपाउंडेबल का मतलब है जी आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया, अपना केस वापस ले लिया, तो आप कंपाउंड कर सकते हो। और दूसरे केस होते हैं जी नॉन कंपाउंडेबल, उनमें क्या है, एक बार केस अगर दर्ज हो गया ना तो आप फिर वापस नहीं ले सकते, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते जी नहीं हमारा केस अब खुद निपटा लेंगे, कोर्ट को दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कोर्ट कहेगा अब तुमने केस फाइल कर दिया, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है ये केस, मतलब जनता का इंटरेस्ट इसमें, रुचि, मतलब एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है और ये केस अब तो पूरा होके ही मानेगा, ऐसे समझ लो आप। तो वो केस होते हैं नॉन कंपाउंडेबल, एक बार दर्ज कर दिया तो वो फाइनल ही होगा, केस वापस नहीं लिया जा सकता। तो उन्हें कहते हैं नॉन कंपाउंडेबल केस। तो ऐसे नॉन कंपाउंडेबल केस है ना, वो लोक अदालत में नहीं रेफ़र किए जा सकते, याद रखना। सिर्फ कंपाउंडेबल का मतलब है जी जो कंप्रोमाइज़ किया जा सकते, कंप्रोमाइज़ किया जा सके। तो कंप्रोमाइज़ जिनमें किया जा सके वही केस रेफ़र किए जा सकते हैं। तो इसमें बस इतना ही था। लोक अदालत याद रखना कैसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, और इनका केस बाइंडिंग है, बाध्यकारी है, फाइनल है, और कोई भी अपील इनके केस के खिलाफ नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, शुरू से इनिशिएट की जा सकती है, कोई भी केस अपना हाई कोर्ट में कर सकता है इसके डिसीजन के बाद भी। पर इनके जो इन्होंने केस दे दिया फाइनल डिसीजन के खिलाफ अपील नहीं कर सकता। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिगेला इन्फेक्शन। सिगेला इन्फेक्शन क्या है? अभी न्यूज़ में इसलिए था जी क्योंकि केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट, केरल में, वहाँ पे इसके 6 केसेस पाए गए हैं अभी सिगेला इन्फेक्शन के। ये क्या है सिगेला इन्फेक्शन? ये ना एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम भी सिगेला ही है। सिगेला जो इन्फेक्शन बीमारी का नाम है, डिसीज़, ये किससे होता है? बैक्टीरिया से, जिसका नाम है सिगेला, बैक्टीरिया से। मतलब जैसे कोविड-19 है ना, कोविड-19 किससे होता है? वायरस से होता है ना। वायरस का क्या नाम है? कोरोना वायरस। जैसे टीबी हो गया, टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से। जैसे मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? पैरासिटिक प्रोटोजोआ से। जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से, साल्मोनेला बैक्टीरिया। तो ऐसे ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। याद रखना, अगर स्टेटमेंट में आ जाए सिगेला क्या है? वायरस डिसीज़ है, वायरल डिसीज़, वायरस डिसीज़ है, वायरस से इन्फेक्ट होती है, तो ये गलत हो जाएगा। कैसी है? बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया से होती है, और बैक्टीरिया का नाम है सिगेला। बीमारी का नाम भी है सिगेला इन्फेक्शन। और किसको इन्फेक्ट करती है? हमारे किस बॉडी पार्ट को, किस बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट करती है, प्रभावित करती है? इंटेस्टिनल को। इंटेस्टिनल क्या होती हैं? आंतें। आपने देखा होगा पेट में, कोई फ़ोटो वोटो देखा होगा, हमारी आंतें ऐसे बेल सी होती हैं, वो आंतें इंटेस्टिनल को इन्फेक्ट करती है ये। और इसमें होता क्या है, जब आदमी इन्फेक्ट हो जाता है, बीमार हो जाता है, इसकी वजह से ये डायरा हो जाता है जी, डायरिया। डायरिया क्या होता है? लूज मोशन को ही बोलते हैं जी डायरिया, दस्त लग जाते हैं। दूसरा,
और मॉडरेट सीवियर सिम्टम वगैरह दिखाई देते हैं और थोड़े इसमें फ्लक्चुएटिंग। और कैसे फैलता है ये? पर्सन टू पर्सन फैलता है जी, ये भी पर्सन टू पर्सन। ये देखो, इट टेक्स ओनली स्मॉल नंबर्स ऑफ Shigella वाइड बैक्टीरिया टू एंटर ए पर्सन सिस्टम एंड गेट हर सिक एंड इन्फेक्शन इज नोन टू स्प्रेड पर्सन टू पर्सन। एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ दूसरे आदमी में फैल सकता है अगर वो आदमी इस बैक्टीरिया को इनहेल कर ले। ठीक है जी, पर्सन टू पर्सन याद रखना है, ये भी पर्सन टू पर्सन, जैसे कोरोना पर्सन टू पर्सन होता है ना, ऐसे ही भी पर्सन टू पर्सन फैलता है और बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियल डिसीज है शिगेला। बस इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ये एक स्कीम है जी, किसके अंदर? स्किल इंडिया के अंडर आती है जी ये स्कीम, स्किल इंडिया के अंदर। अभी ये कहाँ पे अभी ये इसका प्रोसेस हुआ है, किस लिए न्यूज़ में थी? क्योंकि चंदौली और वाराणसी में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जो स्किल डेवलपमेंट की मंत्रालय है, उसने एक प्रोग्राम चलाया संकल्प नाम से। संकल्प प्रोग्राम किस लिए? स्किल डेवलप करने के लिए। स्किल डेवलप करने के लिए, स्किल का मतलब होता है जी दक्षता। मतलब मान लो गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, स्किल प्रोवाइड करती है। मान लो किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर के कुछ चलाना, कंप्यूटर चलाना सिखाती है। दूसरा, मान लो किसी को सिलाई मशीन सीखनी है, सिलाई मशीन कपड़े बुनते हैं जिससे, तो उसको सिखाना। मान लो किसी को मिस्त्री बनने का शौक है, जो बिल्डिंग वगैरह घर वगैरह बनाते हैं ना, मेजन्स बोलते हैं जिन्हें, मिस्त्री। तो ये सब स्किल प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है। तो इसलिए स्कीम चलाई गई संकल्प, और इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये क्या है जी? प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट ये कॉरपोरेशन है। मतलब इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलके इसको बनाया था और दोनों मिलके इसे चलाते हैं, जिसका नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये इसको इम्प्लीमेंट करती है, ये एजेंसी। किसको? ये संकल्प प्रोग्राम है, जो आपकी स्किल इंडिया प्रोग्राम है, जो स्किल प्रोवाइड करता है लोगों को। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है किसका, जिसे हम पढ़ रहे हैं अभी? आरपीएल। आरपीएल क्या है? क्या है ये देखो यहाँ पे, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि रूरल इंडिया में, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, लगभग 70% पॉपुलेशन इंडिया की ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, रूरल इंडिया में। तो इसलिए रूरल इंडिया के लिए ही आरपीएल, किसके लिए? स्पेशली रूरल इंडिया के लिए पंचायत सिस्टम में क्या है, स्किल प्रोवाइड करती है ये आरपीएल। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है इसका? ये क्या करती है, जो ऑलरेडी मान लो स्किल हैं, मान लो कि कोई मिस्त्री है गांव में या फिर आपके किसी को सिलाई मशीन चलानी आती है, तो इन्हें क्या है, रिकॉग्निशन देगी एक तरह से। कैसे? इन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। अभी मान लो कोई मिस्त्री है, मेजन है, घर बनाता है, या फिर सिलाई मशीन कोई चलाती है, महिला या पुरुष, तो उसके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट थोड़ी होता है गवर्नमेंट का कि भाई लो ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने सीखा हुआ है। बस ऐसे ही सीख लेते हैं। तो उनको क्या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, ये सर्टिफिकेशन बिल्ड्स क्या करेगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। और सर्टिफिकेट क्या करेगा, इनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। कैसे? जब इनके पास सर्टिफिकेट होगा ना, तो इनके काम का जो रिकॉग्निशन है, जो उनका काम को है ना, पहचान मिलेगी, एक रिकॉग्निशन मिलेगी इनके स्किल्स की। तो इससे क्या है, जो अभी तक ये इनफॉर्मल वर्क समझे जाते हैं, क्या समझे जाते हैं? इनफॉर्मल वर्क। मतलब एक होता है ना, एक फॉर्मल वर्क और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है जी, जैसे जिन्हें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे पीएफ कटता है जिनका, या अच्छी कंपनीज़ में जॉब होती हैं, प्राइवेट या पब्लिक में, और पर वीक में छुट्टियां मिलती हैं, हॉलीडेज़ पूरे साल में मिलती हैं, वो फॉर्मल कैटेगरीज में आ जाते हैं। और ये इनफॉर्मल में आ जाते हैं, जैसे आपके यही मिस्त्री हुए या डोमेस्टिक वर्कर हुए या आपके
छोटे मोटे काम करते हैं सिलाई मशीन के, तो ये इनफॉर्मल वर्क में आते हैं। तो इनको क्या है, एक तरह से इनफॉर्मल वर्क को भी गवर्नमेंट क्या करेगी, स्किल दे के फॉर्मलाइज करेगी, मतलब फॉर्मल वर्क की कैटेगरी में लाना चाहती है। क्यों? क्योंकि इन्हें सर्टिफिकेट देगी, और सर्टिफिकेट देगी तो इनकी रिकॉग्निशन होगी और इन्हें काम मिल सकेगा उसके बेस पे। दूसरा, इसके इसके बारे में क्या कि आरपीएल है जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप आओ, एक इंस्टीट्यूशन है जी आपका, ये इंस्टीट्यूशन संस्था, यहाँ पे आओ, आप काम सीखो फ्री में बिल्कुल, और आप काम सीखोगे जब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा ये गवर्नमेंट, इंडिविजुअल स्किल्स के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें बेस्ड होगा कि आपका पता नहीं कितने दिन का, मतलब कितने दिन का आपका डिप्लोमा वगैरह है, जो भी सीखना है आपको, 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, उसके हिसाब से। दूसरा, इसमें क्या है, एक एक्सीडेंटल कवरेज भी देगा गवर्नमेंट, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज 3 साल के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 साल के लिए क्या मिलेगा आपको, बीमा मिलेगा, एक्सीडेंटल बीमा कवरेज 3 साल के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, इसमें कोई फ़ीस तो चार्ज की नहीं जाती है, और फीस चार्ज भी नहीं की जाती है, आपको स्किल्स दी जाती है, इसमें स्किल्स दी जाएगी। स्किल्स देने के बाद भी आपने मान लो स्किल्स ले ली, 6 महीने का कोर्स कर लिया और आपको सर्टिफिकेट भी दिया, और उसके बाद भी आपको क्या है, 500 रुपये देंगे इस आरपीएल स्कीम के थ्रू, कि लो भैया 500 रुपये, आपने हमारे यहाँ काम भी सीखा, सर्टिफिकेट भी लो और 500 रुपये भी लो, और आप अपना जीवन बिताओ, जॉब ढूंढो आप। याद रखना, 500 रुपीज़ देगा गवर्नमेंट इसमें सर्टिफिकेट के साथ कैंडिडेट्स को, और कोई फ़ी चार्ज नहीं करेगा। समझ आया? नेक्स्ट क्या है, ये नेक्स्ट वही है जी जो मैंने बता दिया, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ही आता है ये आरपीएल जो इंट्रोड्यूस किया था। बस इसमें इतना ही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, NIIF। ये क्या है, ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फंड की बात हो रही है, मतलब पैसे से बात हो रही है, समझ जाओ। न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था, अभी कनाडा के एक इंस्टीट्यूशन PSP ने और US के DFC ने और एक्सिस बैंक ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। कितने रुपए, $107 मिलियन, $107 मिलियन इन्वेस्ट किया है NIIF में। और NIIF की भी 3 कैटेगरी हैं, एक मास्टर फंड, दूसरा ये देखो, यहाँ पे देखो, एक मास्टर फंड, दूसरा फंड ऑफ फंड, तीसरा स्ट्रेटजिक फंड। मैं दिखाऊंगा तीनों को, अभी शॉर्टकट में समझ लो आप। तो NIIF की 3 कैटेगरी होती हैं इस फंड की, और मास्टर फंड में इन्वेस्ट किया है इन तीनों इंस्टीट्यूशन ने, एक्सिस बैंक ने, DFC ने और PSP ने, इसलिए ये न्यूज़ में था। और अब टोटल जो असेट है, जो टोटल इसकी कैपिटल है, पैसा इस फंड में कितना हो गया बढ़ के, $2.34 बिलियन हो गया है, इतने बिलियन डॉलर हो गया। अब NIIF होता क्या है ये जान लेते हैं। NIIF क्या होता है, ये गवर्नमेंट ने बनाया था 2015 में, ये 2015 में बनाया था, और उसी साल क्या है कि UPSC ने इससे क्वेश्चन पूछ लिया था, और उसी साल क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद आया नहीं है क्वेश्चन कभी। तो कभी भी UPSC पूछ सकती है, अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि UPSC क्वेश्चन रिपीट नहीं करती। आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लो, किसी भी एग्ज़ाम का, UPSC जो भी एग्ज़ाम लेती है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा लास्ट क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, रिपीट होते हैं हमेशा। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। NIIF ये 2015 में गवर्नमेंट ने बनाया था 40,000 रुपया दे के, कितना, 40,000 रुपया दे के। और किसके लिए इन्वेस्ट करता है ये, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में और स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। अब ये ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और ये स्टॉल्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, देखो जी। ग्रीन फील्ड तो हो गया आपका, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कौन सा हो गया, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए। मान लो यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बन रही, कोई रोड नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई ना कोई बिल्डिंग बन रही, रोड, कोई भी इन्वेस्टर स्टार्टिंग से कोई बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनाए, नया रोड बनाए,
तो इसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड, मतलब स्टार्टिंग से कोई चीज़ बना रहा है। ब्राउन फील्ड क्या है? ब्राउन फील्ड है जी आपका, मान लो पहले से यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, रोड बना हुआ है और इसी को रिपेयर करें, इसी में पैसा लगाए, तो ये होगा ब्राउन फील्ड। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट क्या हो गया? स्टॉल्ड का मतलब होता है जी रुका हुआ, स्टॉल्ड। ये क्या है? स्टॉल्ड फील्ड में क्या होगा कि मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है और ये बनते बनते रुकी हुई है, इस पे काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है क्योंकि फंड ही नहीं है, तो कोई इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाएगा रुके हुए प्रोजेक्ट में, रोड में पूरा करेगा, बिल्डिंग रोड को, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसे बोलते हैं स्टॉल्ड फील्ड प्रोजेक्ट। ये स्टॉल्ड कैटेगरी में आता है, समझे? ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और स्टॉल्ड, तो इनके लिए ये फंड बनाया गया। किस किस में इन्वेस्ट करेगा इसके एरियाज? एनर्जी सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन में, हाउसिंग में, वाटर में, वेस्ट मैनेजमेंट में, इनमें इन्वेस्ट करेगा ये। दूसरा, ये सेबी के अंदर रजिस्टर है जी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 1992 में बनाई गई थी, एक्ट बनाया गया था 1992 में। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये क्या करती है? मार्केट को, इन्वेस्ट मार्केट को जो होती है शेयर मार्केट वगैरह, उसको रेगुलेट करती है, उसका रेगुलेटर है सेबी। तो इसके अंडर ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तरह रजिस्टर है, NIIF, सेबी के अंडर। अब NIIF के इन्वेस्टर कौन कौन से होते हैं? आपको फर्स्ट जो इन्वेस्टर था इसका ये देख लेते हैं। इसका जो जब NIIF बना था ना, इसका फर्स्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टर था, वो था जी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। एक अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है। अबू धाबी कहाँ पे? UAE में है। कंट्रीज सुना होगा ना, सऊदी अरब का नाम तो सुना ही होगा। सऊदी अरब के पास है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, वहाँ पे है अबू धाबी, उसकी कैपिटल। तो एक एजेंसी है उसकी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने इसमें इन्वेस्ट किया था कितने? $1 बिलियन। सबसे पहले इंटरनेशनल एजेंसी ये थी जिसने इन्वेस्ट किया था NIIF में $1 बिलियन। इसने भी मास्टर फंड में किया था NIIF की। 3 कैटेगरी मैंने बताया, मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड और स्ट्रेटजिक फंड। तो मास्टर फंड में इसने सबसे पहले इन्वेस्ट किया था। अब ये देख लेते हैं किसकी कितनी भागीदारी होती है इसमें, NIIF में। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की 49% शेयर होता है इसमें। इसमें मान लो 100 रुपये हैं, तो 49 रुपये रहेंगे गवर्नमेंट के, और बाकी के 51 और जो इंस्टीट्यूशन है उसके, जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक का शेयर है इसमें, एक्सिस बैंक का है, कोटक महिंद्रा का है लाइफ का, और ये बहुत सारे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अभी कनाडा, US के बैंक ने किया इसमें इन्वेस्ट, तो बाकी के 51% में ये सभी होते हैं, लेकिन 49% शेयर इंडियन गवर्नमेंट का इस फंड में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? हाँ, एक AIIB, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका भी शेयर है जी इसमें। ये भी इन्वेस्ट किया हुआ कितने? $200 मिलियन इसने इन्वेस्ट किया था 2018 में। 2018 में इसने $200 मिलियन इन्वेस्ट किए थे NIIF में। और ये AIIB क्या है? ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में। कहाँ पे है? बीजिंग। अब ये मत पूछना बीजिंग कहाँ पे है, नहीं पता? पता है, चाइना की कैपिटल है जी बीजिंग में है ये। और AIIB में ये चाइना ने एक चाइना का इनिशिएटिव था कि भाई एशियन के लिए ये बैंक बनाया जाए, जिसकी डेवलपमेंट में जिसकी सहायता की जाए एशिया की, लेकिन इसमें एशिया पैसिफिक कंट्रीज सब पार्टिसिपेट करती हैं AIIB में। दूसरा क्या है, एक चीज़ याद रखने की AIIB में, पहला तो मैंने बताया इसका हेडक्वार्टर कहाँ? बीजिंग में। चाइना का इनिशिएटिव है, चाइना ने पहल की इसे बनाने में। नेक्स्ट क्या है इसमें कि चाइना का शेयर सबसे ज़्यादा है इसमें। चाइना का शेयर, जो चाइना ने पैसा दिया है, इन्वेस्ट किया है इसमें, इस बैंक में, सबसे ज़्यादा चाइना का है। उसके बाद है इंडिया का। किसका? इंडिया का। और उसके बाद है रसिया का। ये चीज़ देखो, रसिया से ज़्यादा इंडिया का शेयर है इसमें, ये याद रखने की चीज़ है। पहले चाइना का, फिर इंडिया का, फिर रसिया का शेयर। ये टॉप 3 इन्वेस्टर AIIB के टॉप 3 हैं। चाइना सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड नंबर पे इंडिया, तीसरे पे कौन है? आपका रसिया। अब AIIB का भी क्या है कि इन्वेस्ट किया हुआ है किसमें? NIIF में $200 मिलियन।
अब जो NIIF की 3 कैटेगरीज़ की फ़ंड है, इसके फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो ये देखते हैं 3 फ़ंड है इसके अंदर कौन कौन से। एक तो पहला जी मास्टर फंड, मैंने बता दिया मास्टर फंड ये क्या होता है। ये कोर फंड होता है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, कोर प्रोजेक्ट में। कौन कौन से, जैसे रोड में इन्वेस्ट करना कि रोड बनवाएगा ये, इसमें पैसा देगा। जो कोई रोड बना रहा कि लो भाई रोड बनाओ, या पोर्ट बनाने में, बंदरगाह जो समुद्र के किनारे कोस्टल एरियाज़ में बनते हैं ना पोर्ट, या फिर एयरपोर्ट बनाने के लिए, फिर पावर सेक्टर में। ये कोर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए फंड, ये इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट करता है इन्वेस्टमेंट को। सेकंड कैटेगरी क्या है इसकी, फंड ऑफ फंड्स। ये किस में करता है, ये करता है जी आपका ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में, और मिड इनकम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में, और अलाइड सेक्टर में। इनमें ये इन्वेस्ट करता है, इसे फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इसकी कैटेगरी क्या है, नेक्स्ट है जी स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट फंड, ये थर्ड कैटेगरी है। ये क्या है, ये इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। मतलब इक्विटी का मतलब है शेयर या शेयर लिंक्ड, इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है। और क्या करता है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों में, इनमें भी इसका फोकस रहता है। ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड मैंने आपको बता दिया पहले ही क्या होता है। इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी, शाहीन 9। ये शाहीन 9 है क्या, ये कुछ नहीं है, बायोलेटरल एक्सरसाइज है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज एयरफोर्स के बीच में, आर्मी एयरफोर्स के बीच में। किसकी, पाकिस्तान और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, चाइना की है जी। मतलब ये याद रखना है, शाहीन एक्स क्या है, चाइना और पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज है, बायोलेटरल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मतलब क्या जी, इसमें ये एक तरह से देखते हैं कि एक दूसरे की फाइट करके देखते हैं कि हाँ ये सही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएगी इनकी फोर्स, नहीं। एक तरह से एक्सरसाइज में ये किया जाता है, एक तरह से ड्रिल बोल सकते हो आप। बायलैटरल एक्सरसाइज शाहीन 9 पाकिस्तान और चाइना के बीच में। वैसे ये यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, वरना पीसीएस वगैरह में या किसी छोटे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिलेटेड है जी वाडा से। वाडा क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या है, अभी न्यूज़ में इसलिए है जी क्योंकि इंडिया ने ना इसे $1 मिलियन दिया है। किसे, वाडा को। अभी प्लेज किया है, प्लेज का मतलब है जी वचन देना। इंडिया ने वचन दिया है कि $1 मिलियन क्या देगा इंडिया, किसको, वाडा को, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये है क्या, ये क्या करती है, ये वाडा क्या है, एंटी डोपिंग टेस्टिंग में इनोवेशन लाती है और डिटेक्शन मेथड को इनोवेट करती है। किस लिए, एक एंटी डोपिंग का मतलब है जी, ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, स्पोर्ट्स और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, किसी भी स्पोर्ट्समैन मतलब किसी भी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये चेक करती है कि कोई ड्रग्स लेके तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ड्रग्स लेके तो परफॉर्म नहीं कर रहा है। एंटी डोपिंग, डोपिंग मतलब ड्रग्स से रिलेटेड है। क्या देखती है उसमें, मान लो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है ये मान लो इसने रेसिंग में पार्टिसिपेट किया है, रेस में, और क्या है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन ड्रग्स आती हैं जो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर देती हैं। मान लो आपने एक टैबलेट ली और इतना तेज़ दौड़ते ही रहे, मैराथन दौड़ दिया आपने, इस ड्रग्स ने इतनी एनर्जी दे दी। तो क्या है, वाडा क्या है, ये जिस पे भी शक होता है या किसी को भी चेक करके देख सकती है, बॉडी का सैंपल ले सकती है ब्लड का, कि इसने कोई दवाई तो नहीं ली है, ड्रग्स तो नहीं ली है। तो अगर ड्रग्स वगैरह ली जाती है तो उस जो प्लेयर है, जिसने भी खिलाड़ी ने ली है, तो उसे सस्पेंड कर देती है। तो ये काम होता है जिसका, वाडा का, एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और किसने बनाई थी ये, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बनाई थी। ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक गेम्स होते हैं ना हर साल में, हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स होते हैं, उन्हें कंडक्ट कराना, कैसे कराना, ये इसका काम होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। इसी ने बनाया था इसको, किसको, वाडा को, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को। किस लिए, ताकि फ़ाइट कर सके अगेंस्ट ड्रग्स इन स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स में ड्रग्स लेते हैं उससे निपटा जा सके, इसलिए वाडा को बनाया गया था।
और दूसरा क्या है, जो वाडा की प्रोविज़न है ना, जो भी इसकी रूल्स हैं एक तरह से, उनको इम्प्लीमेंट करता है कौन, यूनेस्को। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, कौन सा, यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ये एक यूनेस्को की कन्वेंशन है जो वाडा के रूल्स को इम्प्लीमेंट करती है। जो वाडा के कोड होते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड जो रूल्स बनाता है, ये वाडा उसको प्रोविज़न को इन्फोर्स करता है, इम्प्लीमेंट करता है कौन, यूनेस्को का कन्वेंशन नाम क्या है, यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसका, वाडा पढ़ रहे हैं हम अभी, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इस एजेंसी का कहाँ पे हेडक्वार्टर, मॉन्ट्रियल में। ये कहाँ पे, कनाडा, यूएस के पास है ना एक कंट्री, कनाडा, सुना होगा आपने, कनाडा। इसका कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर है इसका। मॉन्ट्रियल कहाँ पे, कनाडा में। और कब बनाई थी ये, 1999 में। किसने बनाई थी वो मैंने बताया था ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बनाई थी 1999 में वाडा को, एंटी डोपिंग एजेंसी। और क्या करती है एंटी डोपिंग एजेंसी, किससे, ड्रग्स, स्पोर्ट्स में जो ड्रग्स ली जाती हैं उससे फाइट करती है। इतना ही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी फोर्डो फ्यूल इन्रिचमेंट प्लांट। ये क्या है, फोर्डो एक जगह का नाम है जी, ये ईरान में है। कहाँ पे, ईरान, ईरान कंट्री आपको पता होगा। तो न्यूज़ में इसलिए था, यहाँ पे एक एक प्लांट है, किसका, ईरान का, जो न्यूक्लियर जो यूरेनियम है उसको वो इनरिच कर रहा है। ऐसी मतलब उसको क्या है कि वहाँ पे एक परमिसिबल लिमिट होती है, जो उससे ज़्यादा यूरेनियम का प्रयोग क्या होता है, यूरेनियम को इनरिच किया जाता है। इनरिच यूरेनियम एक पता होगा ना, यूरेनियम को इनरिच करने से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पावर प्रोड्यूस होती है। एनरिच का मतलब होता है जी, एनरिच का मतलब है कि इसे ना एक ऐसे कुप्पी सी होती हैं, ये मान लो आप डिब्बी सी छोटे छोटे, और उन इनमें ना इसको रोटेट किया जाता है बहुत तेज़ स्पीड में, बहुत ही हाई स्पीड में स्पिन किया जाता है, स्पिन या रोटेट। तो ये इसी को बोलते हैं इन यूरेनियम का इनरिचमेंट होना। इससे क्या है, फिर एनर्जी पावर प्रोड्यूस होती है। अगर मान लो इसे 20% से ज़्यादा इनरिच किया तो इससे न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाए जा सकते हैं। जो खतरनाक बॉम्ब होते हैं ना, जो पूरी पूरी कंट्री को एक ही बॉम्ब ख़त्म कर सकता है, ऐसे बॉम्ब भी बनाए जा सकते हैं। तो ईरान क्या कर रहा है, इस 20% से भी ज़्यादा इसको यूरेनियम को इनरिच कर रहा है। यहाँ पे फोर्डो में प्लांट है इसका, फोर्डो एक जगह का नाम है ईरान में, फोर्डो, इसलिए न्यूज़ में है ये। तो हमें ये दो जगह याद रखनी है, एक तो ईरान का फोर्डो में, और दूसरा है इसका कहाँ पे, नतांज में। ये नतांज, दो जगह ईरान में, एक फोर्डो और एक नतांज। और आप अब ये ईरान देखो, ये जी आपका एशिया का मैप, ये थोड़ा बड़ा कर लो, ये लो जी, ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया, इंडिया के साइड में पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, और ये जी आपका ईरान। और यहाँ पे ये फोर्डो और नतांज, दो जगह ईरान में, समझे। यहाँ पे क्या है, यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है कौन, ईरान, इसलिए ये न्यूज़ में था। आपको ये दोनों प्लेस याद रखने हैं, क्योंकि मैचिंग में, मैच द फॉलोइंग में ये पूछे जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं पूछेगा कि यहाँ पे क्या इनरिचमेंट हो रहा है, यही पूछ सकता है क्यों न्यूज़ में थे। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। यही दो सिटी, ये पहला सेकंड ईयर सिटी ईरान में, नातांज, और एक फोर्डो, ये फोर्डो याद रखना कहाँ पे, ईरान में। और न्यूज़ में किस लिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम को एस्टेब्लिश करने के लिए ईरान क्या है, यूरेनियम को एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा इनरिच कर रहा है। इनरिच का मतलब मैंने बता दिया, यूरेनियम को कैसे इनरिच करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी आपका गुरुद्वारा रकबगंज साहिब। ये अभी न्यूज़ में इसलिए थे, कहाँ पे, पार्लियामेंट है ना जो हमारी इंडिया की, दिल्ली में, उसके पास ही है ये गुरुद्वारा रकबगंज साहिब। अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस गुरुद्वारे में गए थे, गुरुद्वारा रकबगंज साहिब में, जो नई दिल्ली में है, पार्लियामेंट के पास। इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए इसके बारे में आपको आज पढ़ाया जा रहा है। ये किस लिए फेमस है, क्योंकि ये ना जो श्री गुरु
तेज बहादुर थे, जो तेज बहादुर कौन से गुरु थे? सिख के 9th गुरु थे। कौन से? 9th गुरु। 10 गुरु होते हैं ना, सिख के 10 गुरु हैं, उनमें से 9th गुरु थे तेज बहादुर। तो उनके जो मॉर्टल रिमेन्स थी, रिमेन्स पे यहाँ पे क्या है कि जब ये गुरु तेज बहादुर जी मरे थे, इनकी डेथ हुई थी, तो इनके जो अस्थियां थी यहाँ पे, ऐसा माना जाता है यहाँ पे दफनाई गई थी। और उसी पे ये क्या है कि जो गुरुद्वारा रकबगंज साहिब यहीं पे इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो तेज बहादुर जी थे गुरु, इनकी अस्थियां यहाँ पे दफनाई गई थी, तो इसलिए वहाँ पे बनाया गया था और इसका नाम है गुरुद्वारा रकबगंज साहिब। तो किस लिए फेमस है? क्योंकि तेज बहादुर की वजह से, गुरु तेग बहादुर या तेज बहादुर, तेग बहादुर। और तेग बहादुर क्यों मरे थे, ये स्टोरी सुना देता हूँ आपको। देखो ये गुरु तेग बहादुर है ना, ये 9th गुरु थे सिख के, और औरंगजेब के टाइम के थे ये। औरंगजेब, जब औरंगजेब का राज था मुग़ल साम्राज्य का हमारी कंट्री पे, तो औरंगजेब था, उसने क्या है कि तेग बहादुर को अरेस्ट करवा दिया। अरेस्ट कर लिया तो इसने कहा कि भैया बहुत हो गया तुम्हारा, तुम धर्म बदलो, मुसलमान बनो, मुस्लिम बनो। तो गुरु तेग बहादुर जी ने इनकार कर दिया धर्म बदलने से। तो क्या किया, औरंगज़ेब को गुस्सा आया और इसकी गर्दन उड़ा दी, और गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राण त्याग दिए, मर गए जी। तो किसने मरवाए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? किसने? औरंगजेब ने। ये औरंगजेब। और कौन से गुरु थे? 9th गुरु, 9th गुरु थे सिख के। ठीक है जी। अब इसमें इसलिए देखो ये कब बनवाया गया था? 1783 में बनाया था। कौन? गुरुद्वारा रकबगंज साहिब। जो रकबगंज साहिब का गुरुद्वारा है, 1783 में बनवाया था। किसने? सिख के मिलिट्री लीडर थे बघेल सिंह धालीवाल। बघेल सिंह धालीवाल ने बनवाया था 1783 में। बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट क्या है? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। ये क्या जी? ये यूएस प्रेसिडेंट ना इस अवार्ड को देता है, और अभी किसको दिया है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। तो ये क्या होता है अवार्ड? ये ना हाईएस्ट डिग्री चीफ कमांडर अवार्ड होता है, यूएस का हाईएस्ट डिग्री चीफ कमांडर अवार्ड है ये लीजन ऑफ मेरिट। जो अभी किसको दिया जाता है वैसे? हेड ऑफ द स्टेट को या हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमारी कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट वो है प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। समझे? किसी कंट्री में प्रेसिडेंट ही दोनों होता है, हेड ऑफ द स्टेट भी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी। जैसे यूएसए में, यूएस में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ही होता है, और हमारी कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। तो इन दोनों को ही दिया जा सकता है ये अवार्ड, हाईएस्ट डिग्री चीफ कमांडर अवार्ड। और अभी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? नरेंद्र मोदी जी, इसे दिया गया। और दूसरा, ये पहले भी दिया जा चुका है ये अवार्ड किसी और को, ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ही दिया गया है। पहले किसको दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन को भी दिया जा चुका है, और जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, इन्हें भी दिया जा चुका है। तो आज के टॉपिक हुए हमारे ख़त्म। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन करो अब, आप बहुत पढ़ लिया आपने। बताओ, गुरुद्वारा रकबगंज साहिब इज़ द साइट ऑफ क्रेमेशन ऑफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु। जो गुरुद्वारा रकबगंज साहिब है, उस गुरुद्वारे में किसकी अस्थियां पर बना हुआ है ये? किस गुरु की अस्थियां यहाँ पे दबी हुई हैं? तो ये बताना आपको कौन की? गुरु अमरदास की, गुरु अंगद देव की, गुरु तेज बहादुर की, या गुरु गोविंद की? ये तो याद ही होगा, अभी बताया है, गुरु तेज बहादुर जी हैं जी ये, इनकी अस्थियां पे बना हुआ है गुरुद्वारा रकबगंज साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मैंने पहले करवाया था 2-3 दिन पहले। प्लाज्मोडियम ओवेल रिसेंटली इन न्यूज़। ये अभी न्यूज़ में था, प्लाज्मोडियम ओवेल। इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, कौन सी डिसीज़ होती है, ये बताना आपको। मीसल्स होता है क्या?
मीसल्स बोलते हैं खसरे को, खसरा। या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सारस होता है क्या, या फिर मलेरिया होता है क्या, या फिर निमोनिया होता है, बताइए। सोचो सोचो। इससे मलेरिया होता है जी, मलेरिया। क्या मलेरिया मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मलेरिया आपको पूरा गवर्नमेंट की क्या प्रोग्राम है लास्ट के लेक्चर में, 2 3 4 दिन पहले न्यूज़ में था ये। तो ये प्लाज्मोडियम ओवेल से होता है मलेरिया। और ये किससे क्या होता है प्लाज्मोडियम, एक पैरासाइट होता है, पैरासिटिक, पैरासिटिक, देखो यहाँ पे पैरासिटिक प्रोटोजोआ होता है, पैरासिटिक प्रोटोजोआ, ये प्लाज्मोडियम ओवेल। और क्या होता है इससे, मलेरिया। और मलेरिया को फैलाता कौन है, स्प्रेड कौन करता है, मॉस्क्यूटो, मच्छर, मच्छर करता है जी इसे। ये रहा मच्छर, कुछ और ही बन गया है तो। मच्छर कौन करता है, फीमेल एनाफिलीज, नाम क्या है, फीमेल मादा मच्छर करता है जी, एनाफिलीज नाम का मच्छर, इसे फैलाता है। और होता किससे, प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम ओवेल। चार चार प्रोटोजोआ होते हैं जी, ये पैरासिटिक, 4 पैरासिटिक प्रोटोजोआ, जिनमें से एक प्लाज्मोडियम ओवेल है, समझे, जिससे मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्या है, प्राइम एडिटिंग समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, प्राइम एडिटिंग न्यूज़ में दिखती है, खबरों में दिखती है, तो ये किससे रिलेटेड है ये बताना आपको। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, एडिटिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन क्वांटम कम्युनिकेशन से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, या जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी से, बताओ जी। प्राइम एडिटिंग, इसका सही आंसर क्या है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, नहीं, बिल्कुल गलत। फिर क्वांटम कम्युनिकेशन से, नहीं, गलत। ब्लॉकचेन, ये भी गलत। इसका है जी डी, क्या है, जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। प्राइम एडिटिंग किससे रिलेटेड है, जीनोम एडिटिंग क्या होती है, जीन को एडिट करना। एडिट का मतलब अल्टर करना, उसमें चेंज करना। मान लो ये जीन है इंसान का और ये ख़राब जीन है, मान लो इसका इतना पार्ट ख़राब है, इसको काट देंगे और दूसरे जीन को इसमें फिट कर देंगे, तो ये हो जाएगी जीन एडिटिंग, समझे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट होल्ड्स व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर इन द NIIF, अभी मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस NIIF में जो इंडियन गवर्नमेंट का कितना शेयर है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना पार्ट होल्ड करती है, 26% है क्या, 49%, 76%, 100%, बताओ क्या सही आंसर है। बिल्कुल सही जवाब जी हाँ, 49%। क्या है इसका आंसर, बी, 49% करती है इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी आपका, लोक अदालत के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी हुई हैं कुछ, ये कंसीडर करनी है सही गलत। पहली है जी लोक अदालत के बारे में, कि लोक अदालत आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये बताना आपको। सेकंड क्या है, देयर डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट देयर डिसीजन इन हायर कोर्ट्स, जो इनका डिसीजन है वो बिल्कुल बाइंडिंग है, पार्टीज पे बाध्यकारी है, और इनके खिलाफ किसी भी हायर कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। तो आपको चूज़ दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से गलत कौन सी है, बताओ जी। पहली गलत है क्या, दूसरी, या दोनों, या कोई सी भी गलत नहीं है, इनकरेक्ट बतानी है, गलत। देखो जी, पहला तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मैंने बताया था एक्ट से बनी है, 1987 में एक्ट बनाया था लीगल सर्विस अथॉरिटी का, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। तो एक्ट के थ्रू बनी है, तो ये कैसी होगी, स्टैचूटरी बॉडी होगी, स्टैचूटरी बॉडी। तो स्टैचूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब इनका डिसीजन बाइंडिंग है, बिल्कुल बाध्यकारी होता है पार्टीज़ पे, बिल्कुल सही है। और दूसरा पार्ट भी बिल्कुल सही है, इनके डिसीजन के खिलाफ किसी भी हाई कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, तो दूसरा करेक्ट है। तो लेकिन हमें यहाँ बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट ये हो गई जी, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी है, यहाँ पे लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल, तो पहला आंसर हो जाएगा इसका, वन ओनली, इनकरेक्ट। तो ये आंसर। आज के करंट अफेयर में इतना ही था, तो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर, लाइक और कमेंट आप अपने हिसाब से देख लो क्या करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।